साइंस के टॉपिक में क्लास नंबर 2 है आज की। और इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की एक अन्य शाखा जिसका नाम है यांत्रिकी। यांत्रिकी और यांत्रिकी के अंतर्गत हम द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और एग्जाम में इन जो टॉपिक हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप पूरा समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो होती हैं। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल, उन्हें विस्थापित करने और उनके व्यवहार में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, और कुछ टर्मिनोलॉजी और है वो मैं और आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है चाल, आपको पता होगा चाल दूरी बटे समय होता है। एक वेग विस्थापन बटे समय। देखिए, दूरी और विस्थापन में समय अलग अलग अंतर होता है, मैं आपको वो बता दूंगा। और उसके बाद कुछ और नेक्स्ट चीजें हैं वो और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जो भी ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद इसी वीडियो में हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे। न्यूटन की प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम, तीनों नियमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है न्यूटन के गति के पहले नियम को जाना जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को जानते हैं, जड़ता का नियम। जड़ता का नियम, मान लीजिए ये कोई वस्तु है तो ये वस्तु यहीं सदैव बनी रहेगी, ना इस साइड आएगी ना इस साइड आएगी ना यहाँ जाएगी। अर्थात जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी। इस पर जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अर्थात जैसे कोई दीवार है, दीवार अपनी जगह पर स्थिर रहेगी जब तक यदि आप उस पर कोई फोर्स या बल नहीं लगा देते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति का सहायता करता है। देखिए, कम काम करने में नहीं, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग। तो देखिए, आप लोगों को यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि हवा का भार बिल्कुल नहीं होता है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि हवा में भी भार होता है और यदि वह सांस अंदर ले रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन आप सभी को पता होगा अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है और इसी सिद्धांत से जो हमारा मक्खन निकलता है, दही से जो मक्खन अलग होता है वो भी अपकेंद्रण विधि द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली है। प्रक्षालन मशीन जो मैंने आपको दूध से दही से मक्खन निकालने का कार्य बताया, ये वही है। इसका सही उत्तर होगा ए, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, प्रक्षालन अर्थात वही है अपकेंद्रण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है अर्थात जिनमें दिशा ना हो? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है दिशा और एक होता है परिमाण। परिणाम नहीं बोल रहा हूं मैं दोस्तों, याद रखिएगा, परिमाण बोल रहा हूँ, परिमाण। तो जिनमें ये दोनों उपस्थित होते हैं वो राशियां सदिश कहलाती हैं और जिनमें दिशा नहीं होती, जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, वह अदिश कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे ऑप्शन है विस्थापन। यदि विस्थापित होगी अर्थात कोई चीज मूवमेंट करेगी तो हम बोलेंगे ये इस दिशा में विस्थापित हुई। ठीक, वेग, कोई चीज गति कर रही है तब भी हम बोलते हैं कि ये इस दिशा में गति कर रही है। बल, आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहा है या ताकत लगा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि आप किस दिशा में ताकत लगा रहा है। वजन, लेकिन जो आयतन होता है अर्थात वेट, वजन जो होता है
उसके बारे में हम कभी नहीं बोलते कि मेरा वजन इस दिशा में 1 किलो है तो इस दिशा में 2 किलो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। तो हमारी सदिश राशि कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आयतन। और बाकी की तीनों राशियां कैसी हैं? सदिश राशि है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, जैसे मैंने आपको बताया, परिमाण, परिणाम नहीं, दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ओके, अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। ये राशियां आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी करना हो आपको आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि, यहाँ पे सदिश राशि पूछ रहा है। सदिश राशि आपको पता होगा, अभी मैंने बताई थी कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवेग। देखिए, वेग और संवेग लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वो जब हम इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं वहां करते हैं। अब बस यहाँ इनमें से ये याद रखिए कि कौन सी सदिश राशि। देखिए, दाब, प्रेशर, दाब, प्रेशर, जब अपन किसी चीज में जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हम ये नहीं बोलते कि हम इस दिशा में इतना प्रेशर लगा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपने आपके हिसाब से सेट कर रखा है इस दिशा का प्रेशर करो या इस दिशा का, लेकिन प्रेशर की कोई राशि नहीं होती। कार्य, ठीक, तो कार्य अदिश राशि है। कार्य में ये कभी नहीं बोला जाता कि मैं ये दीवार इस दिशा में इतने कार्य में इतनी माने इतना कार्य करूंगा इस दिशा में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा, ऊर्जा हमारी खुद की ऊर्जा, संचित ऊर्जा, आपको आप जानते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, इसका भी कोई सदिश राशि नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? संवेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड। तो इसमें फिर से सदिश राशि पूछ रहा है। तो आपको सदिश राशि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए, चाल, दूरी और समय, समय भी अदिश है, दूरी भी अदिश है और चाल भी अदिश है। आप क्लियर रखिएगा, ओनली विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है और दूरी किसी भी दिशा में की जा सकती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थों के संवेग अर्थात मोमेंटम, पदार्थों के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थों के संवेग और वेग से द्रव्यमान की प्राप्ति होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बल गुणनफल है, अर्थात बल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो बल देखिए, एक तो द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात यदि हमें बल का पता लगाना है कि इस बल पर कितना बल लग रहा है, तो उसका हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका यदि कोई त्वरण या वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही ऑप्शन, द्रव्यमान और त्वरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10, ये F बराबर एम ए, आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बल का फॉर्मूला। यहाँ एम मास द्रव्यमान है और ये एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण है, F फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय, ऊर्जा का सबसे पहला नियम आपको सबको पता होगा कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। देखिए, एमपीपीएससी प्री का 2000 क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है कि कितने पहले आया था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं में ऊर्जा होती है, हवा केवल बहती है, हवा को आप पैक करके उससे काम नहीं करा सकते। हवा में केवल कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और इसी का उपयोग करके हम विंड टरबाइन के माध्यम से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय विंड टरबाइन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वायु शक्ति या विंड पावर ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो आप सभी को पता होगा कि हवा कैसी है? गतिज। तो गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात हवा के माध्यम से, तो विंड के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इसकी गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी का रूपांतरण हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है? ये सभी आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, सबसे अच्छा उदाहरण है ये।
आपने देखा होगा जैसे आप किसी बस ट्रेन कार में यदि बैठे हैं सीट पे और जैसे उधर से एकदम से आगे चलती तो आपका जो कमर के नीचे, कमर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है आपका, पेट से लेकर ऊपर सर तक का, वो पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये किस कारण से होता है? तो ये होता है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूटन की गति का पहला नियम, अर्थात जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहेगी। देखिए, जब आप सीट पर बैठे होते हैं तो जो आपका कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो तो वस्तु की गति के संपर्क में आ जाता है, जिस कारण से जब वस्तु आगे बढ़ती है तो वो संपर्क में होने के कारण वो तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो आपका ऊपर का हिस्सा है, यदि आप सीट से ढुक कर नहीं बैठे हैं, लग कर नहीं बैठे हैं, तो नीचे वाला पोर्शन आपका आगे चल जाता है, लेकिन जो पीछे का संपर्क में ना होने के कारण ऊपर वाला हिस्सा वो पीछे की ओर चला जाता है। ओके, तो ये था इसका कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ पर घर्षण की कमी होती है, अर्थात बर्फ चिकनी होती है और सड़क की सतह खुरदुरी होती है। जितनी खुरदुरी सतह है उतना अधिक घर्षण और उतनी अच्छी सुविधा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़कों में गड्ढे अच्छे होते हैं, वो बात एक अलग है। ठीक है, ऑप्शन सी है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका क्या कारण है, घर्षण। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा निष्कर्ष सही है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, निश्चित। तो ऑप्शन सुनिएगा, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। अर्थात जो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है उसके मध्य, जो परतों के मध्य, जो परतें आपस में टच हो रही होती हैं उनके मध्य गतिमान अवस्था में घर्षण सबसे कम होता है, और जो वस्तु स्थिर अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में रहती है उनमें घर्षण सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि स्थिर वस्तु में सर्वाधिक घर्षण होता है या चलायमान वस्तु में। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है मैं आपको स्किप करा दे रहा हूँ। ओके, हाँ, ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण, देखिए त्वरण दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो वेग में परिवर्तन और बटे समय। तो वेग ए बराबर तो सब में रहेगा, ठीक है, ए बराबर तो सब में रहेगा, और उसके बाद ए सब में है, ठीक। अब वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को हम कैसे दर्शाते हैं? मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक और इसकी माइनस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम यू से डिफाइन करते हैं, और जो अंतिम वेग होता है उसे हम यू से डिफाइन करते हैं, और अपॉन में टाइम, प्रारंभिक वेग में परिवर्तन बटे समय बताया था, तो टी समय है, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके, तो ये थे कुछ बल और गति के संबंधित प्रमुख नियम जो मैंने आपको बताए। तो आज के लिए बस इतने ही, इसमें 25 क्वेश्चन थे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आपको कल वीडियो में डाल दूंगा। ओके, जय हिंद।